रिकॉर्डिंग का कंसेप्ट टीचर्स को थोड़े तो पता होता है। ये ऑनलाइन का सिस्टम कोरोना से शुरू हुआ, उससे पहले तो हमें पता भी नहीं होता था। जी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इसका सिलेबस जो है आपको करीबन 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा, तभी आपको क्लैरिटी बनेगी। जो पहला पार्ट है वो है बिफोर 1857, वो आफ्टर इंडिपेंडेंस अलग है, वो अलग ही टॉपिक है। एंड आफ्टर 1857, ये मैं 1857 को बीच में क्यों लिया है मैंने, बिकॉज इसके पीछे कारण जो है वो ये है कि 1857 के बाद कंपनी का जो रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो खत्म हो गई, और 1857 के बाद क्राउन का रूल, इसका मतलब पार्लियामेंट का रूल शुरू हो गया। 1857 से पहले किस तरह से रूल एस्टेब्लिश हुआ, रिवोल्ट हुआ, और रिवोल्ट होने के बाद क्या क्या बदलाव आए, एंड उसके बाद किस तरह से हमें यह पता लगा कि हम गुलाम हैं। आप इस बात को समझो, हम इंडियंस में खास बात होती है, हम सब चीज अपनी किस्मत पे डाल देते हैं। किस्मत ही खराब है, क्या करें, अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं जी, क्या करें। कोई गलत काम कर दिया होगा पिछले जन्म में, ऐसा बच्चा मिला हमें। जोक्स अपार्ट। नहीं, कई पेरेंट्स ऐसा कहते हैं, मेरे पास आके कहते हैं कि देखो जी, ना पढ़ता है ना कोई काम करता है। तो हम क्या करते हैं, आप देखो ना कि हर चीज में हम किस्मत उड़ा देते हैं, और बाद में हम कहते भी हैं कि देखो जी, देखो है होना तो वही है जो किस्मत में लिखा है। और हम भगवान कृष्ण को भी कोट करते हैं, कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोत्व कर्मणे। कर्म करना आपके हाथ में है, फल तो ऊपर वाला देगा। लेकिन हम साथ में ये भी कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे ही कर्मों का फल है। तो बुरा वक्त आएगा तो हम क्या कहेंगे, हम उसका इकोनॉमिक सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, हम उसके लिए लॉजिकल रीजनिंग नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, पंडित जी को तो टेबा दिखा के आओ, क्या चक्कर है, ग्रह कौन से खराब चल रहे हैं देखो जरा। हम करते हैं कि नहीं करते? फिर पंडित जी बोलेंगे ये करो वो करो, बुधवार बृहस्पतिवार शनिवार ये तेल ला लो, ये करो, फलना नहीं, लगे हुए हैं उसके पीछे। तो ये जो हमारे पूर्वज थे वो इससे कोई अलग नहीं थे। कि अगर हमारा एक्सप्लोरेशन हो रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम उसके लिए रीजनिंग ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, हम उसके लिए और एफर्ट्स करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, मंदिर में ज्यादा जाना शुरू कर देंगे। वो पालन हारे निर्गुण और ननारे, तुम भी ना अपना कोई नहीं है, गाना है ना ये चीज। मतलब ठीक है, भगवान के पास आप जाइए, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इकोनॉमिक ही हो सकता है, स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। आप मेरी बात समझ रहे? स्पिरिचुअल प्रॉब्लम वो अलग प्रॉब्लम है कि आपके पास सब कुछ है और आपके मन में शांति नहीं है, तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे ना। अब जेब में ढीला नहीं है और पता लगे एकदम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो वो कोई मतलब नहीं बनता ना उसका। पहले आप लाइफ में एक स्टेज तक तो पहुंचो, फिर आप बात करो कि हाँ भाई अब मेरे को मन की शांति भी चाहिए, मोक्ष चाहिए, नहीं? हाँ, तो इस चीजों को भी यहाँ पे समझने की जरूरत पड़ेगी। 1857 से पहले के जो टॉपिक्स हैं कौन कौन से हैं, पहले उसको समझते हैं, फिर उसको एक एक करके याद। अब सिलेबस आपने याद कर लेना, मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा, ठीक है? तो पहला टॉपिक कौन सा है, लेटर मुगल्स। लेटर मुगल्स की शुरुआत होती है कब से कब तक, 1707 से 1857 तक। लेटर मुगल्स में कौन आते हैं? 1707 में क्या होता है, डेथ ऑफ औरंगजेब। मुगल हिस्ट्री में आपको जो नाम याद होंगे, कितने नाम याद है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। उसके बाद कोई याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि हिस्ट्री उनको इंपॉर्टेंट मानता ही नहीं। हिस्ट्री कहता है ये वो रूलर्स थे जिनके टाइम पे मुगल एम्पायर डिक्लाइन और डिसइंटीग्रेटेड होता चला गया।
कमजोर होता चला गया। कमजोर के लिए कोई जगह नहीं है दुनिया में। देयर इज नो प्लस फॉर वीक। इफ यू आर वीक यू आर बाउंड टू बी एक्सप्लॉइटेड। अगर आप कमजोर हो तो आपका एक्सप्लॉइटेशन इनएविटेबल है, अवश्यम भावी है। नेचर किसी को नहीं छोड़ता। आप इकोनॉमिकली वीक हैं, आपके पास एजुकेशन कम है, नौकरी कम मिलेगी, और वहां पे नौकरी करोगे वो एक तरह का एक्सप्लॉइटेशन ही तो है। आप कुछ भी करके देख लो, आप जितनी मर्जी डेमोक्रेटिक सिस्टम, इक्वलिटी, इक्विलिब्रियम सब कुछ लगा के देख लो, सारा सिस्टम लगा के देख लो, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जिसमें जो कमजोर है उससे एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है। नहीं, आप बलि बकरे की देते हो, शेर की नहीं देते, कि वहां रिस्क है। तो पहला जो है लिटिल मुगल्स, ये 1707 से शुरू होगा औरंगजेब की डेथ से। तो बहादुर शाह फर्स्ट से लेके बहादुर शाह जफर तक, यानी बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदर शाह, फारूक शियार, है ना, रफीउद्दराज, रफीउद्दौला, शाह आलम टू, जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ, मोहम्मद शाह रंगीला, सब पढ़ेंगे आप, थोड़ा थोड़ा सबके पास पढ़ना है, क्योंकि इनके टाइम पे कई सारे इन्वेजन्स भी हुए, लूटा भी गया। नादिर शाह का इन्वेजन, इसमें दिल्ली को लूटा गया, मारा गया, काटा गया। अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन, है ना। पंजाब के लोग, नॉर्थ इंडिया के लोग इतने खर्चीले क्यों होते हैं? इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि जमा करते थे बेचारे, और अहमद शाह अब्दाली आके लूट लेता था। तो उन्होंने कहा जो खाया पिया आपदा, बाकी अहमद शाहिदा, जो खा लिया पी लिया वो खुद का है, वो खाओ पियो ऐश करो, और जो बच गया वो अहमद शाह ले जाएगा। इसीलिए ट्रेडिशन यहाँ बना है। आप देखिए, आप इंडिया के किसी भी छोर में चले जाइए, लोगों के पास करोड़ों होगा, उनके अकाउंट में करोड़ों भरे पड़े होंगे, लेकिन आप देखेंगे तो लगेगा नहीं कि इसके पास करोड़ों रुपए। अब पंजाब में देख लो आप, भले अकाउंट खाली होगा, मिनिमम माइनस माइनस बैलेंस होगा, लेकिन उसको देख के आपको लगेगा कि हाँ ये तो बड़ी अच्छी फैमिली से। रहन सहन ऐसा है, इसके पीछे कोई ऐसा नहीं है कि कोई बुराई है, अच्छी बात है, आपको अच्छे से रहना चाहिए, लेकिन इसके पीछे भी हिस्टोरिकल रीजन है ना। अब पंजाब के लोग बढ़िया बढ़िया दिखने भी अच्छे होते हैं, खूबसूरत होते हैं, तो बन के भी रहते हैं सुंदर, तो उसमें बुराई क्या है? हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, इसमें गलत क्या है? मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि यहाँ पे ट्रेडिशन इसलिए भी है क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने ऐसा सिस्टम यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो ये आप देखेंगे, इसमें आप लास्ट में देखेंगे कि बहादुर शाह जफर जो थे, जो आखिर में 1857 के रिवोल्ट में जो जितने भी रिबेलियस म्यूटनी करने वाले जितने भी सैनिक थे, उनकी लीडर बने, और आखिरी में उनके बेटों को खूनी दरवाजा लाल किला में गोली मार दी गई, और उनको कहां भेज दिया गया? डिपोर्ट कर दिया गया, बर्मा, म्यांमार, रंगून। अभी भी उनका वहां पे कब्र है। तो इस तरह से मुगल्स खत्म हुए। दूसरा क्या है टॉपिक? राइज ऑफ प्रोविंशियल पावर्स। राइज ऑफ प्रोविंशियल पावर्स। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट कमजोर होती है तो क्या होता है? जो छोटे छोटे प्रोविंसेस होते हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि जब घर का मुखिया कमजोर होता है, बूढ़ा हो जाता है, पैसे कमाने उसके कम हो जाते हैं, तो बेटे क्या कहते हैं? साडा हिस्सा अड कर दो जी, कहते हैं कि नहीं? असि हुन थक गए कर करके, हुन असि नहीं कर सकते, हुन नहीं पुरा सकते, असि बहुत हो गया जी। बड़ा बहुत चिक चिक करता है। साड़ी जान नू आफत हो गई है ना, कहते हैं ना ऐसा? हा? नहीं कहना चाहिए, कहना दो, बुजुर्ग हैं बोलेंगे, उनके गाली में भी आशीर्वाद होता है, सुन लो, झेल लो। आपको भी झेला ही है उन्होंने, बचपन से लेके अब बड़े होने तक, नहीं? उनका पूरा इंतजाम कर दो,
अडबी करना है तो उनका इंतजाम पूरा कर दो। खैर, तो यहां पे यही हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट कमजोर हो गई, प्रोविंशियल पावर जो थे वो इंडिपेंडेंट होने लगे। कौन कौन से थे बताइए? इसकी डिटेल मैं बाद में कराऊंगा, जब टॉपिक कराऊंगा कि किस किस कैटेगरी से बिलोंग करते थे। अभी आप सिंपल समझ लीजिए, बंगाल, अवध। उस समय का बंगाल बहुत बड़ा था। आप आज जिसको गरीब स्टेट कहते हो ना, बीमारू स्टेट कहते हो, जहां से लेबर आते हैं आपके पास, वो सब बंगाल के अंदर आते थे। आपके यहाँ लेबर कहां से आता है? यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड आता है ना। ये वो स्टेट था जो इंडिया का सबसे प्रॉस्परस स्टेट था। और क्यों गरीब बना, इसकी भी कहानी हिस्ट्री में छुपी हुई है। आपके हर सवाल का जवाब इतिहास के पन्नों में छिपा हुआ है। अब आप देखो ना, बंगाल का मतलब क्या हो गया? बंगाल का मतलब बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश, उसमें अभी यही था, भूल रहे हैं, असम। और ये वो टेरिटरी थी, उस टाइम तो पंजाब में कुछ था ही नहीं ना। पंजाब तो डिस्ट्रॉय हो चुका था बार बार के नॉर्थ वेस्ट से होने वाले इन्वेजन के कारण। यहाँ पे कुछ था ही नहीं, डेवलपमेंट ही नहीं थी, लोगों के पास बहुत मिनिमम रिसोर्सेस थे। लेकिन बंगाल में जो ट्रेड था वो साउथ ईस्ट एशिया के साथ, चाइना के साथ इतना डेवलप था, इतना एग्रीकल्चरल ग्रोथ था कि ये सबसे अमीर जगह था। ये जिसका बंगाल पे कब्जा, उसका पूरा देश पे कब्जा। और अंग्रेजों को सारा पैसा मिला ही बंगाल से, जिसके दम पे इन्होंने पूरे इंडिया को जीता। ठीक है, तो बंगाल में मुर्शिद कुली खां है ना, इसके अलावा जो जितने भी नवाब आए वो सब यहीं पे आप देखेंगे। अवध, अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान, बड़े सारे नवाब आए, सब देखेंगे आप इसको। अवध का मतलब उत्तर प्रदेश, लखनवी अंदाज। लखनऊ नाम सुना है? हाँ, टिंडा कबाब। टिंडा कबाब क्या होता है? जब नवाब वाजिद अली शाह के मीट खा खा के दांत खराब हो गए, पान खा के, मीट खा के, सुपारी खा के, बड़े बहुत खाते थे ना ये लोग, तो दांत सारे घिस गए, तो अब तो मीट खा नहीं सकते, तो मीट को मैश कर करके ऐसा बनाया गया कि उसको चबाने की जरूरत ही ना पड़े। तो कबाब बना। ये सारे आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका अवध। अवध के बाद कौन आए? सिख। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद सिखों का क्या हुआ? एट्रोसिटीज हुई। लीडरशिप किसके हाथ में गया? सीधा ही पहुंच गए, कूद गए। मतलब गुरु गोविंद सिंह जी 1708, महाराजा रणजीत सिंह कहां 1800 समथिंग में, तो यस, बंदा सिंह बहादुर के आपस में। बंदा सिंह बहादुर 1715 में अरेस्ट कर लिए गए। 1715 में जब फारूक शाह मुगल बादशाह थे, तो बंदा सिंह बहादुर को अरेस्ट कर लिया गया और बहुत ही बुरी तरीके से उनको असैसिनेट कर दिया गया, मार दिया गया। बहुत तकलीफ जो है, शायद कोई आम आदमी तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है इतनी तकलीफ को। बट वो लोग अलग थे, है ना, गुरु के बंदे थे, उनमें ताकत अलग थी, उनको मार दिया गया। फिर क्या हुआ पंजाब में? मुगलों ने क्या किया पंजाब में? ऑर्डर इशू किया, कोई हिंदू पगड़ी नहीं पहनेगा, कि जिसको भी पगड़ी पहना देखते थे उसे मार देने का हुक्म जारी कर दिया। ठीक है, लेडीज जो माएँ होती थी, उनके बच्चों के बॉडी पार्ट्स काट के उसकी माला बना के उनके गलाए बना, मोरल डाउन करने के लिए। लेकिन सिख कौम एक वॉरियर कौम है, जिद्दी कौम, इन्होंने हार नहीं माना और वो पहाड़ों के तरफ चले गए, कश्मीर, उत्तराखंड, पहाड़ों में जाके छुप गए, आइडेंटिटी को छुपा के। और फिर जब मुगल
एम्पायर कमजोर हुआ, अहमद सद्दाली का इन्वेजन बढ़ता चला गया, उनकी एट्रोसिटीज बढ़ती चली गई, तो सिखों ने फिर से लोगों को बचाने के लिए और अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने आप को ग्रुप्स में बनाने शुरू कर दिया, ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया. दैट इज कॉल्ड एज मिसल्स. देयर वर 12 मिसल्स, 12 मिसल्स थे. उन्हीं में से एक थे सुकरचकिया मिसल, जिसके महाराजा रंजीत सिंह लीडर थे, और उन्होंने किस तरीके से सभी सिखों को एक एक करके यूनाइट किया और एक महान सिख साम्राज्य की स्थापना की, वो आपको यहाँ पे पढ़ना है. क्लियर? सिख हो गया. फिर आए मराठा. कौन थे मराठा? सही. मराठा महाराष्ट्र की एग्रीकल्चरिस्ट कम्युनिटी है, मराठी कहते हैं. ये लोग बहुत नाइस होते हैं. आई डोंट नो आप कभी किसी मराठी से मिले हो कि नहीं. बहुत रिलीजियस, बहुत शांत स्वभाव के, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत प्यार से बात करेंगे, कोई शो ऑफ नहीं होगा. कि लाइफस्टाइल बहुत सिंपल होती है, लेकिन उतने ही बड़े वॉरियर माने जाते हैं. क्योंकि आपको एक बात पता है कि नहीं, आपकी ज्योग्राफी क्लास होगी तो आपको पता लगेगा कि महाराष्ट्र में ब्लैक सोयल होता है. ब्लैक सोयल समझते हो ना? काला मिट्टी. काली मिट्टी जो है इट इज गुड फॉर कॉटन, कॉटन प्रोडक्शन. लेकिन नॉर्मल प्रोडक्शन उस टाइम पे उतना कॉटन प्रोडक्शन नहीं था प्रिवेल्ड. तो वहां के लोग जो थे वो नॉर्मल एग्रीकल्चर से अपने पूरे खर्चे पूरे नहीं कर पाते थे. तो वो क्या करते थे, अपने खाली टाइम पे आसपास की रियासतों में एज ए मर्सनरी, लेकिन रेगुलर आर्मी नहीं, जब युद्ध हो तब वो लड़ाके बन के, सैनिक बन के वहां शामिल होकर के युद्ध में हिस्सा लेते थे. और उसके बदले में उनको जागीर मिलता था, किला मिलता था, पैसे मिलते थे, जिससे उनके बाकी खर्चे पूरे होते थे. तो ऑब्वियस सी बात थी कि ये वॉरियर भी थे, एग्रीकल्चरिस्ट भी थे, लेकिन धीरे धीरे जागीरें मिलने के कारण ये बड़े बड़े ओहदे पर भी पहुंचने शुरू हो गए. इन्हीं को ऑर्गेनाइज करने का काम किसने किया? शिवाजी ने किया. और एक महाराष्ट्र, एक महान हिंदू साम्राज्य की स्थापना भी की. खैर वो एक अलग मुद्दा है. यहां पे जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है कि शिवाजी के बाद क्या हुआ. आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी, संभाजी आए, उनके बेटे. अब संभाजी को औरंगजेब ने क्या किया? चालाकी से अरेस्ट कर लिया, और उनको भी उसी तरह से एट्रोसिटीज झेलनी पड़ी जैसे बंदा सिंह बहादुर को झेलनी पड़ी थी, और उनको भी बहुत बुरी तरीके से मारा गया था. लेकिन संभाजी के बाद उनके बच्चे किस तरह से आए और किस तरह से पेशवाशिप शुरू हुआ. पेशवा का नाम सुना है कि नहीं? बाजीराव. बाजीराव मस्तानी पिक्चर भी देखी होगी आप लोगों ने. पिक्चर में बेकार उसका, ही वाज द ग्रेटेस्ट वॉरियर. उनकी पूरी लाइफ में सिर्फ युद्ध ही किया उन्होंने. होगा मस्तानी का एपिसोड उनकी लाइफ में होगा, मैं ऐसे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था जितना दिखाया गया है. खैर, और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बहुत बढ़िया उपलब्धि हासिल की थी. तो वही बाजीराव जो थे, वो बाजीराव के जो फादर थे वो कौन थे? बालाजी विश्वनाथ, जिन्होंने साहू जी महाराज को गद्दी हासिल करने में हेल्प की थी. ये सभी जो पेशवा थे इनके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा, और ये पढ़ना होगा टिल एंग्लो मराठा वॉर. ठीक है? इस तरह से अंग्रेजों ने इनको धीरे धीरे करके हराया और महाराष्ट्र को अपने कब्जे में लिया. आगे बढ़ते हैं. हैदराबाद. हैदराबाद के राजा को क्या कहते हैं? निजाम. इसका जो फाउंडर थे वो कौन थे? निजामुल मुल्क आसफ जाह. निजामुल मुल्क आसफ जाह. इसकी शुरुआत होती है मुगल सल्तनत में ही 1724 के आसपास, जब मुगल शासक थे मोहम्मद शाह रंगीला. क्या नाम था उनका? नाम था मोहम्मद शाह. लोग उनको कहते थे रंगीला बिकॉज ऑफ हिज इंडल्जेंट नेचर. शराब पीना, शेरो शायरी करना, नाच गाने देखना, करप्शन करना, लूज टॉक करना, ये उनकी खासियत थी. और उसी से परेशान होकर के ये दिल्ली के वजीर थे. वजीर मतलब प्राइम मिनिस्टर,
और वहां से छोड़ छाड़ के ये हैदराबाद चले गए और अपनी एक नई रियासत बनाई जिसका नाम हैदराबाद पड़ा। क्लियर? थे वैसे ईरानी। तो आपका बंगाल हो गया, अवध हो गया, सिख हो गया, मराठा हो गया और हैदराबाद हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? राइज ऑफ प्रोविंशियल पावर के बाद कमिंग ऑफ यूरोपियंस। नाचता था, होटल होता है कुछ घर में। प्रवीण आपने लिखा हुआ है महाराजा सूरजमल वाज आल्सो देयर इन वॉर्स। किस वॉर की बात कर रहे हैं? महाराजा सूरजमल थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। जी हाँ, महाराजा सूरजमल ने कई सारे एडवाइजेस दिए थे मराठों को, लेकिन उस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया और उनका खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ा उनको। मोहम्मद साहब नाचता था कि नहीं कोर्ट में डांस जो होते थे वो अलग डांस होते थे, ये लोग अलग से डांस के प्रोग्राम अरेंज करते थे। नाचता भी होगा, इसका क्या भरोसा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। प्रवीण अभी मस्ती के मूड में है। प्रवीण मुझे क्या करना, वो नाचता था कि नहीं नाचता? आपको यूपीएससी नहीं पूछने वाले क्यों नाचता था कि नहीं नाचता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमिंग ऑफ यूरोपियंस, तो कमिंग यूरोपियंस सबसे पहले इंडिया में कौन आए? पोर्तुगीज। कौन आया? वास्को द गामा। कब आया? 1498। इसी टाइम पे आया। वास्को ड गामा का नाम सुना है? नाम सुना है? बस नाम सुना है। कोलंबस का नाम, रियाज का नाम, अमेरियागो का नाम, इन सब का नाम सुने आप? ये देखिए, वास्को ड गामा बेसिकली पोर्तुगीज थे। पोर्तुगीज में प्रिंस हेनरी थे जिन्होंने मोटिवेट किया था, उनको नेविगेटर प्रिंस भी कहते थे। ये एक्चुअली कहानी बहुत लंबी है, 1453 से कहानी चलती है किस तरीके से लैंड रूट ब्लॉक हुआ, कि इस्लाम काफी तेजी से फैल रहा था और एशिया माइनर, जिसको आप आज टर्की कहते हैं, ठीक है, जो पहले बैजेंटाइन एम्पायर का हिस्सा था, यानी कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर का हिस्सा था, उसको जब मुसलमानों ने या इस्लाम को फॉलो करने वाले तुर्कों ने अपने कब्जे में कर लिया तो लैंड रूट काफी डिफिकल्ट हो गया। और उसके बाद फिर सी रूट की खोज हुई और समुद्री रूट जो है वो अफ्रीका को पूरी तरीके से क्रॉस करके इंडिया पहुंचने की कोशिश कोलंबस ने की थी ना पहले, तो समुद्री तूफान में घिर गया था। समुद्री तूफान में घिर के वो पहुंच गया कैरेबियन आइलैंड। कैरेबियन आइलैंड समझते हैं ना, क्या क्या कंट्री आते हैं वहां? त्रिनिदाद टोबैको, जमाइका, नाम सुना है? जमाइका। ये सारे अमेरिकन की पार्टी डेस्टिनेशन है। ये यहाँ पे अमेरिकन जो हैं वो पार्टी करने आते हैं, खास करके लिटरेचर में बुजुर्ग हो जाता है वहां आकर के अपना समुद्र किनारे रहते हैं, क्योंकि पैसा खर्चा कम है वहां पे और खाएंगे पिएंगे आराम से रहते हैं। तो ये जितने भी कंट्रीज हैं इनको इंडीज कहा जाता है, यानी कि इंडियंस, उनको इंडियंस कहा गया, हमें भी इंडियंस कहा गया ना, तभी तो आज भारत नाम पड़ गया ना इंडिया का। तो जब हमें इंडिया कहा गया तो हम इंडियंस हो गए, और उनको क्या कहा गया, चूंकि हम हमारे वेस्ट में है तो वो हो गए वेस्ट इंडीज। क्रिकेट टीम भी है ना वेस्ट इंडीज की, तो ये एक कंट्री की टीम नहीं है, कई सारे कंट्रीज मिलकर के बनते हैं। जितने भी कैरेबियन आइलैंड के जितने भी कंट्रीज हैं उन सबके खिलाड़ियों में से चूज करके एक टीम बनती है। ठीक है, तो कोलंबस तो वहां पहुंच गए और उनको लगा वो इंडिया आ गए, उन्होंने गलती की उस चीज को। उन्हीं के रूट को फॉलो करके अमेरियागो नामक एक कार्टोलॉजिस्ट है, मैप बनाने वाले, जिन्होंने आगे मैप बनाया था अमेरिका पहुंचने तक का,
इसीलिए इसका नाम अमेरिका पड़ा। क्लियर? तो 1498 में वास्को द गामा यहां पे आए और यहां से ब्लैक पेपर जो है, काली मिर्च का व्यापार शुरू किया। और ये व्यापार बहुत फला फूला। क्यों फला फूला? क्योंकि यूरोप में मौसम ठंडा होता है, बर्फ पड़ी होती है और 4 से 5 महीने आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो आपको फूड स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। और ये जो मसाले होते हैं वो फूड प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। इसलिए इसकी जरूरत वहां पे बहुत ज्यादा थी और इसी के ट्रेड के लिए, मसालों के लिए वो यहाँ पे आए थे। तो पहले पोर्तुगीज आए। पोर्तुगीज के पीछे पीछे कौन आए? डच। डच के पीछे पीछे कौन आए? इंग्लिश। इंग्लिश के पीछे पीछे कौन आए? डेंस। डेंस के पीछे पीछे कौन आए? फ्रेंच। अल्टीमेटली हमें ये पढ़ना है, वो पढ़ना है एंग्लो फ्रेंच वॉर। क्या पढ़ना है? एंग्लो फ्रेंच वॉर। क्योंकि इंडिया में दो ही कंपनीज रहेंगी, पोर्तुगीज और डच जो थे उनको इंडिया से कोई खास मतलब नहीं था, क्योंकि यहाँ का जो मसाला था वो थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी का था। और यहाँ के ट्रेडर्स क्या करते थे, साउथ ईस्ट एशिया में जाकर के वहां के अच्छी क्वालिटी के मसाले लाते थे, अपने वाले जो सेकंड ग्रेड का होता था उससे मिक्स करते थे और महंगे दाम पे बेचते थे। पोर्तुगीज समझ गए, तो जहां जहां पोर्तुगीज गए वहां वहां उनके पीछे उनके जान की आफत करने के लिए डच पहुंच गए। अब डच जो होते थे वो बहुत ही डेडलीस्ट वॉरियर माने जाते हैं। डच मतलब जो हॉलैंड वगैरह कंट्रीज है ना, इनकी एवरेज हाइट ही 6 फुट 2 इंच के आसपास की। उस टाइम पे इंडियंस की हाइट कितनी होती थी पता है? एवरेज 5 फुट 2 इंच। उस टाइम इंडियंस जो थे उनकी एवरेज हाइट 5 फुट 2 इंच थी और डच जो थे वो एवरेज 6 फुट 2 इंच के थे। यानी कि जो थोड़े से हाइट में लंबे होंगे उससे जो कितने बड़े राक्षस से दिखते होंगे जब वो आते होंगे। बेचारे अपने इंडियंस कैसे डरते होंगे उनको देख। तो डच ने पोर्तुगीज का जीना हराम किया। जहां जहां पोर्तुगीज पहुंचे, जैसे श्रीलंका पहुंचे, सिलोन वहां पहुंच गए, साउथ ईस्ट एशिया गए वहां पहुंच गए। तो जैसे हम लोग अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, वैसे वहां के साउथ ईस्ट एशिया के लोग, डच, पोर्तुगीज, इनसे इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने लड़ाई लड़े थे। क्लियर? इस टॉपिक के बाद आपका आएगा कमिंग ऑफ यूरोपियंस के बाद क्या आएगा? चौथा कर्नाटिक वॉर या एंग्लो फ्रेंच वॉर। एंग्लो फ्रेंच वॉर आपको ये पढ़ना है, कैसे कैसे लड़ाई हुई। एंग्लो फ्रेंच वॉर में ज्यादातर रीजन्स जो थे विदेशी थे। टोटल 3 लड़ाइयां हुई हैं, 2 विदेशी कारणों से हुए, क्योंकि इनकी लड़ाई किसी भी कंट्री में होती थी आपस में, तो दुनिया में जहां जहां ये होते थे वहां पे आपस में लड़ते थे। यहाँ के लोगों को पता भी नहीं क्यों लड़ाई हो रही है, वो लड़ रहे हैं। ठीक है? तो ये इस तरह से सिस्टम था इनका। अल्टीमेटली फ्रेंच जो थे वो, आपने नाम सुना होगा पौंडीचेरी, नाम सुना? पौंडीचेरी में कन्फाइन कर दिए गए और उनको सिर्फ ट्रेडिंग राइट मिली। और अब सिर्फ और सिर्फ एक ही ताकत बची जो इंडिया पे राज करेगी, वो थी अंग्रेज। और एक और ताकत थी जिसका अंग्रेज से मुकाबला था, वो थे मराठा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 5वां, कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश। इसमें सबसे पहले आएगा बंगाल। बंगाल में बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, नाम सुना होगा आपने। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये बंगाल हो गया। इसके बाद आपका आएगा मैसूर। मैसूर के बाद आएगा आपका मराठा। इसके साथ साथ कुछ एक ट्रीटीज आएंगी, जैसे सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस आप लोगों को दिख रहा है वहां पे? नहीं दिख रहा तो बताइए ना।
चलने की जरूरत नहीं, मैं कर देता हूं। दिख रहा है जी? सब्सिडियरी लाइंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये पढ़ना है आपने। सब्सिडियरी लाइंस, लॉर्ड वेजली है ना, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाई हो गया। इसके बाद आपका आएगा 6th टॉपिक, ट्राइबल एंड पीजेंट रिबेलियन, विद्रोह। एक्सप्लॉयटेशन हुआ, मैंने कहा टैक्सेशन सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट था। पहले के जमींदार थे वो हाथ पांव जोड़ो, बोलो जी फैसल नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, ऊपर नीचे करके मैनेज कर देते थे। अंग्रेज तो कहते थे टैक्स देना मांगता है, यू ब्लैक डॉग, टैक्स देगा, स्काउंड्रल, टैक्स देना है। वो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, विद्रोह कर दिया, हालांकि मारे गए। मैंने कहा ना कमजोर का एक्सप्लोटेशन होना ही है, कमजोर को ताकतवर बनना ही पड़ेगा। और हमारी ताकत क्या थी? हमारे नंबर, सबको इकट्ठा करना ही ताकत था। और ये काम होते होते बहुत लंबा समय लग गया, क्योंकि हम इकट्ठे हो ही नहीं पाए। हम आज भी इकट्ठे नहीं, हम पंजाबी हैं, बिहारी हैं, मराठी हैं, केरलाइट हैं, फिर हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, फिर उसमें भी ब्राह्मण हैं, तो शूद्र हैं, और लास्ट में कभी मौका मिलता है इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तो हम इंडियन बन जाते हैं। कि हम इंडियन तो उससे लास्ट प्रायोरिटी पे है, उससे पहले नहीं। ये हो गया आपका पीजेंट रिवेलियन, और अल्टीमेटली आ गया 7th टॉपिक आपका, वो आ गया वोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। क्या जानते हैं इसके बारे में? का नया इंफॉर्मेशन है। उसके बीच में भी आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ने होंगे, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आएगा 1858 का, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा 1909, 1919, 1935। जी, 1857 के विद्रोह के बारे में क्या जानते हैं? ये मत बोलना मैंने नहीं किया था, मैं तो आई नहीं थी। हाँ जी, क्या बोला था? सिपाही म्यूटनी, बहुत बढ़िया पॉइंट निकाला, बहुत अच्छा। शुरुआत सिपाही म्यूटनी से हुई थी, बहुत बढ़िया। और क्या जानते हैं 1857 के विद्रोह के बारे में? अरे भाई आप लक्ष्मीबाई को भूल गए, हजरत महल को भूल गए, बुंदेलों के मुख से जिसकी सुनी कहानी थी, खूब लड़ी, खूब लड़ी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो 1857 का विद्रोह ही तो था। ओनली मैन अमंग द रेबल्स कहा गया जिसको, अकेली मर्द विद्रोह करने वालों में, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तांत्या टापे को भूल गए हैं, नाना साहब को भूल गए, वीर कुंवर सिंह को भूल गए, एक जमींदार जिनके बारे में कहा जाता है कि जब गोली लगी तो अपना हाथ काट दिया। अंग्रेजों की गोली भी नहीं चाहिए, जिस हाथ में अंग्रेजों की गोली ने टच कर लिया वो भी नहीं चाहिए। तो जो भी रहा हो कारण,
लेकिन इस विद्रोह ने पूरी की पूरी इंडिया को हिला दिया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जोश में आके विद्रोह तो कर दिया, फिर क्या हुआ, ये विद्रोह हुआ क्यों था पता है, क्यों हुआ था? बंदूक की जो गोली थी इसको मुंह से खोलना पड़ता था, इनफील्ड राइफल, इसमें कह रहे थे गाय और सूअर की चर्बी है ना। लेकिन वही सिपाहियों ने पूरे के पूरे रिवोल्ट के दौरान इसी गोली का इस्तेमाल किया। आपको पता है इसका दमन कैसे किया गया? 1.5 साल तक सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से 1857 के विद्रोह के होने के बाद 1.5 साल तक हर अंग्रेज ऑफिसर को ये इंस्ट्रक्शन थी कि वो जो चाहे कर सकता है, जो चाहे कर सकता है, मतलब किसी को भी मार दे, किसी को भी फांसी पे लटका दे, किसी का घर जला दे, किसी का गांव जला दे, कोई नहीं पूछेगा क्यों किया। दिल्ली में कॉमन मैसेकेयर हुआ था, घर से निकाल निकाल के लोगों को मारा गया था। आसपास के गांवों की तो आप कंडीशन छोड़ ही दीजिए, गांव के आसपास के बागीचे के जितने भी टहनियां थी ना, उन सभी में फांसी लगा दिया गया था, क्योंकि फांसी का तख्ता इनके पास इतना था ही नहीं कि वो अलग से फांसी लगा सके, तो पेड़ों में हाथ पांव बांध के फांसी पर लटका दिया। हर टहनी पे 10-10, 15-15 लाशें आपको झूलती हुई दिखाई देती। लोगों ने अपने घर के बच्चियों, औरतों को, बुढ़िया तक को इसीलिए गला काट के मार दिया कि वो अंग्रेज ऑफिसर्स या उनके सैनिकों के हाथ में ना आए। खड़ी खड़ी फसल को आग लगा दिया जाता था और उसके बाद टैक्स मांगा जाता था। जोश, जुनून अपनी जगह पे है, लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे है कि रिवोल्ट के बाद क्या, रिवोल्ट तो किया, सक्सेसफुल भी हो गया, लेकिन उसके बाद क्या था, ये प्लानिंग इनके पास थी ही नहीं। जब आप फेल हो गए या सक्सेसफुल हो गए, उसके बाद आप क्या करेंगे अगर प्लानिंग नहीं है, तो वही आपके फेलियर होने का सबसे बड़ा कारण है। ये आइडियोलॉजिकल क्राइसिस था, इसमें उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने क्या करना है। क्लियर? तो इस तरीके से आपका सिलेबस है। कल हम डिस्कस करेंगे 1857 के बाद का पार्ट। थोड़ा सा पढ़ के आइए, थोड़ा सा सिलेबस देखिए, खुद से भी समझने की कोशिश कीजिए, और कुछ समझ में ना आए तो क्वेश्चन भी पूछिए। ठीक है? अभी कौन सी क्लास है? रहस्यरी क्लास है? कौन किसी क्लास है? मेरी है? या फिर 5 मिनट ब्रेक लेते हैं। आप अगर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, और अगर आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। मेडिवल हिस्ट्री का एक्चुअली मुगल पीरियड में जाएंगे, जाना है, ठीक।